हेलो गाइस, अपने फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो फ्रुक्टोज है ये हमारे पास एक 6 कार्बन मोनोसेक्राइड है, कीटोज शुगर है। इसमें हमारे पास कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, सोर्सेज की तरफ आए तो हमारे पास जो सुक्रोज है जो कि हमारे पास डाइसेक्राइड है, जब ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन होता है तो हमारे पास बनते हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो सुक्रोज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास फ्रुक्टोज का सोर्स है। ठीक हो गया। उसके अलावा हमारे पास रहता है फ्री जो मोनोसेक्राइड की फॉर्म में फ्रुक्टोज प्रेजेंट है, तो वो हमारे पास मैनी फ्रूट्स में प्रेजेंट होगा, हनी में प्रेजेंट होगा और हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप में प्रेजेंट होगा। ठीक है, फ्रुक्टोज को की सेल में एंट्री के लिए इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती, और ना ही जब फ्रुक्टोज हमारे पास ब्लड में इसका लेवल इंक्रीज़ करता है तो भी हमारे पास इंसुलिन की सिक्रीशन ज़्यादा होती। जबकि ग्लूकोज के केस में हमारे पास जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ करता है तो हमारे पास इंसुलिन की सिक्रीशन भी इंक्रीज़ करती है, जबकि फ्रुक्टोज के केस में ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ठीक है, अगर इसको मेटाबॉलिज्म में एंटर होना है तो इसकी फॉस्फोराइलेशन होना ज़रूरी है। अब फॉस्फोराइलेशन करने के लिए हमारे पास दो एंजाइम है, या तो हेक्सोकाइनेज करेगा या फ्रुक्टोकाइनेज करेगा। हेक्सोकाइनेज हमारे पास, हमने इसे ग्लाइकोलाइसिस में भी पढ़ा हुआ है, क्योंकि हमारे पास जहाँ पर हमारे पास ये ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन करवा रहा था, जबकि इसकी जो हमारे पास केएम वैल्यू है फ्रुक्टोज के लिए वो बहुत ज़्यादा है, यानी इसकी फ्रुक्टोज के लिए एफिनिटी कम है। ठीक है, तो या तो हमारे पास बहुत एक्सेप्शनल केस होना कि हमारे पास फ्रुक्टोज का लेवल बहुत इंक्रीज़ कर गया है सेल में, तो हमारे पास हेक्सोकाइनेज उसकी फॉस्फोराइलेशन कर देगा। लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता, तो हमारे पास जो मेन एंजाइम है वो हमारे पास फ्रुक्टोकाइनेज है। फ्रुक्टोकाइनेज की केएम वैल्यू फ्रुक्टोज के लिए बहुत कम है, यानी इसकी एफिनिटी फ्रुक्टोज के लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और वी मैक्स भी बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारे पास एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है? किडनी, इंटेस्टाइन और लीवर में। ओके, अब आते हैं रिएक्शंस की तरफ। रिएक्शंस में क्या होगा? अगर हेक्सोकाइनेज करेगा तो क्या करेगा? फ्रुक्टोज कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, और अगर हमारे पास फ्रुक्टोकाइनेज आएगा तो वो कन्वर्ट कर देगा फ्रुक्टोज को फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट में। दोनों में एटीपी टूट के क्या बनाएगा? एडीपी। ठीक हो गया। अब हमारे पास अगर हम फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को देखें तो हमने पढ़ा हुआ है ग्लाइकोलाइसिस में कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, और हमारे पास जो एंजाइम प्रेजेंट होता है यहाँ पर उसका नाम होता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। ठीक है, और ये हमारे पास याद करें आप, ये रेट लिमिटिंग स्टेप था हमारे पास। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो हमारे पास फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट होता है ये फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में नहीं कन्वर्ट होता, जबकि ये क्या करता है, यहाँ पर हमारे पास एंजाइम प्रेजेंट होता है एल्डोलेज बी। अब सुनिए, एल्डोलेज हमारे पास ए बी सी तीनों तरह के होते हैं। जो एल्डोलेज ए होता है ना, ये हमारे पास ऑलमोस्ट ऑल टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है। जो हमारे पास एल्डोलेज बी है ना, वही हमारे पास एक किल में प्रेजेंट होगा, किडनी, इंटेस्टाइन और लीवर में। ठीक है, जबकि जो हमारे पास सी है वो हमारे पास कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ब्रेन में। अब ये क्या करता है? एल्डोलेज बी तोड़ता है फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट को, हमारे पास बना देता है ग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। जबकि ये क्या करते हैं, ये हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को तोड़ के हमारे पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी बना देंगे। और हमारे पास चूँकि यहाँ पे 2 फॉस्फेट के ग्रुप प्रेजेंट है ना, तो जो ग्लिसरल्डिहाइड यहाँ बना था वो तो अकेला था, उसके पास तो कोई फॉस्फेट नहीं था, क्योंकि इसके पास तो सिर्फ एक था और वो तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के पास था। जबकि यहाँ पर 2 है ना, तो एक इसको भी फॉस्फेट में मिल जाएगा और एक फॉस्फेट हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड के पास भी चला जाएगा। ठीक हो गया। अब चलते हैं हम काइनेटिक्स की तरफ। काइनेटिक्स हमारे पास जाहिर सी बात है, फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म में ये जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज था 1 था, ये तो इन्वॉल्व ही नहीं था, तो हमारे पास ये रैपिड होगा। डिसऑर्डर्स की तरफ आएँ तो हमारे पास हो सकता है एसेंशियल फ्रुक्टोसूरिया, हमारे पास हो सकता है हेरिडिटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस। अगर हमारे पास एसेंशियल फ्रुक्टोसूरिया है तो हमारे पास ये भी हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव है, और हमारे पास हेरिडिटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस हो तो वो भी हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं। ठीक हो गया। एंजाइम की डेफिशिएंसी देखें तो हमारे पास, अगर हमारे पास फ्रुक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी होती है तो हमारे पास कौन सा होगा? एसेंशियल फ्रुक्टोसूरिया, और जो इसमें अकोमलेशन होगी वो होगी इसके सबस्ट्रेट की, फ्रुक्टोज की अकोमलेशन होगी ना। जबकि अगर हमारे पास एल्डोलेज बी की डेफिशिएंसी हो तो हमारे पास क्या होगा? हेरिडिटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस होगी, और जो हमारे पास अकोमलेशन होगी वो इसके सबस्ट्रेट की होगी, जो कि क्या है? फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं इसकी तरफ। जब हमारे पास फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट की अकोमलेशन होगी ना, तो हमारे पास ये फॉस्फेट जो है ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, यानी फ्रुक्टोज हमारे पास एक फॉस्फेट को भी लेके अकोमलेट हो जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है उसका लेवल क्या करेगा? सेल में डिक्रीज कर देगा। जब डिक्रीज होगा हमारे पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का लेवल, तो क्या होगा? जो एटीपी टूट के एएमपी में बना है वो एएमपी दोबारा एटीपी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा होगा, तो जिसकी वजह से एएमपी के लेवल क्या इंक्रीज करना शुरू हो जाएंगे, और हमारे पास एटीपी का लेवल क्या करना होंगे? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब एएमपी का लेवल ज़्यादा हो रहा है तो जिसकी डिग्रेडेशन होगी तो हमारे पास हाइपर यूरिसीमिया हो जाएगा, साथ साथ हमारे पास लैक्टिक एसिडोसिस भी होगा हमारे पास। ठीक है, उसके अलावा जब हमारे पास एटीपी का लेवल कम हो रहा है ना, तो एटीपी हमारे पास एक एनर्जी सोर्स है, तो हमारे पास जो एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेसेस थे वो भी सारे स्लो हो जाएंगे। जैसे कि हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है, तो हमारे पास ग्लूकोज की प्रोडक्शन कम होगी, हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया होगा, वोमिटिंग होगी, प्रोटीन सिंथेसिस भी कम होगा, प्रोटीन जो हमारे पास ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन्स हैं वो कम हो जाएंगी, जिनकी वजह से हेमरेज हो सकती है। ठीक है, हमारे पास हेपेटोमेगाली भी होगी, हमारे पास रीनल डिस्फंक्शन भी होगा। ठीक है ना। अब चलते हैं हम मेनोज की तरफ। अब देखो, मेनोज हमारे पास ना C2 एपिमर है ग्लूकोज का,
ठीक है। इसकी फॉस्फोराइलेशन करता है हेक्सोकाइनेज। क्या बना देगा इसको, फॉस्फोराइलेशन होगी तो मेनोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। ठीक है। फिर हमारे पास एक एंजाइम आता है जिसका नाम होता है फॉस्फोमेनोज आइसोमरेज। वो मेनोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। ठीक हो गया ना। तो हमारे पास जो मेनोज हमें जो सेल के अंदर रिक्वायरमेंट होती है ना, वो ज़्यादातर फ्रुक्टोज ही पूरी कर रहा होता है, या फिर वो मेनोज वहाँ से आता है जो हमारे पास जो ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो उसकी ब्रेकडाउन से वो मेनोज हमारे पास आ जाता है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम ग्लूकोज की कन्वर्जन सॉर्बिटोल में। देखें, जब ग्लूकोज की ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर हुआ, उसकी हो जाती है फॉस्फोराइलेशन। तो जब वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है ना, तो ग्लूकोज जब फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में आ जाता है हमारे पास, तो वो हमारे पास ना सेल को जो मेम्ब्रेन है ना उसे क्रॉस नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे पास उसका ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट ही नहीं है। तो हमारे पास जो ग्लूकोज होती है ना, वो सेल के अंदर ट्रैप हो जाती है। सेल के पास ग्लूकोज ट्रैप करने का एक और भी तरीका है, जो हमारे पास ये है। ग्लूकोज हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है सॉर्बिटोल में। यहाँ पर हमारे पास होती है रिडक्शन। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था कि एल्डिहाइड ग्रुप की रिडक्शन कर दें तो वो कौन से ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में। ठीक है, अल्कोहल बन जाती है। ठीक है। एंजाइम कौन सा होगा, एल्डोज रिडक्टेज। ठीक है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है हमारे पास है, किडनी, नर्व्स, RL रिटिना, लेंस, OS ओवरी, सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एल्डोज रिडक्टेज आया, हमारे पास NADPH कन्वर्ट होगा NADP में। ठीक है, हमारे पास सॉर्बिटोल बन गया। अब क्या होगा, अब सॉर्बिटोल हमारे पास आएगा, सॉर्बिटोल सबस्ट्रेट के नाम से, एंजाइम का नाम है सॉर्बिटोल सबस्ट्रेट के नाम से, और डिहाइड्रोजनेज क्योंकि डिहाइड्रोजनेशन करवा रहा है, तो सॉर्बिटोल डिहाइड्रोजनेज आएगा जो कि प्रेजेंट होता है हमारे पास लीवर में, और हमारे पास होगा ओवरी और सेमिनल वेसिकल्स में। ठीक है, और ये कन्वर्ट कर देगा हमारे पास सॉर्बिटोल को फ्रक्टोज में। ठीक हो गया। अब ये देखें यहाँ पे NAD पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है NADH और H पॉजिटिव में। ओके हो गया। ठीक है। अब हम देखते हैं, जो आपने वैसे भी पढ़ा होगा, जो सेमिनल वेसिकल है वहाँ पर हमारे पास फ्रुक्टोज बनता है, और ये फ्रुक्टोज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है स्पर्म्स के लिए। ठीक है ना। अब केस देखें हाइपरग्लाइसीमिया का। हमारी बॉडी में कुछ सेल्स जैसे कि रेटिना के, लेंस के, किडनी के, पेरिफेरल नर्व्स के, इन सेल्स में ग्लूकोज की एंट्री के लिए इंसुलिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है। तो अगर हमारे पास ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ कर जाए, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाए, तो हमारे पास ग्लूकोज इन सेल्स में इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है। अब जब ग्लूकोज इंक्रीज़ कर रही है सेल में, और अगर NADPH के लेवल भी इंक्रीज़ है, तो क्या होगा, एल्डोज रिडक्टेज काम करेगा, उसे सॉर्बिटोल में कन्वर्ट कर देगा। अगर सॉर्बिटोल डिहाइड्रोजनेज कम है या वो एब्सेंट है, तो सॉर्बिटोल क्या हो जाएगा, एक्युमुलेट हो जाएगा। सॉर्बिटोल की एक्युमुलेशन होने से ना, सॉर्बिटोल हमारे पास एक ऑस्मोटिक इफेक्ट रखता है, वाटर सेल के अंदर एंटर होना स्टार्ट हो जाता है, सेल की स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है। तो हमारे पास जो हम देखते हैं डायबिटीज़ मेलिटाइस में, हमारे पास जो उसके कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जैसे कि रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, कैटरेक्ट फॉर्मेशन, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे पास ये वाला मैकेनिज्म है ना, ये उसमें इन कॉम्प्लिकेशंस में रोल प्ले कर रहा होता है।